नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा मानव रोगों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार के समस्याओं से प्रभावित रहता है। इस कारण वो अपने दैनिक जीवन में आने वाले कार्यों को सही ढंग से सही समय पर नहीं कर पाता है। इसके कारण उसके शारीरिक संरचनात्मक और क्रियात्मकता में भी परिवर्तन आ जाता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पूरे विश्व स्तर पर एक विश्व स्तरीय संस्था है जिसे हम लोग WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, जिसकी स्थापना सन 1948 ईस्वी में 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। इस कारण 7 अप्रैल के दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जब कोई व्यक्ति शारीरिक, फिजिकली, मेंटली, मानसिक और सोशली, सामाजिक रूप से ठीक होता है तभी उस व्यक्ति को फिट और स्वस्थ माना जाता है। अन्यथा उस व्यक्ति में जब शारीरिक, मानसिक या सामाजिक किसी प्रकार की कोई कमियां उत्पन्न होती है, डिसऑर्डर उत्पन्न होता है, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? रोग। रोग किसे कहते हैं? फिर से सुनिए। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को बिना किसी सहायता के या बिना किसी प्रकार के समस्या के आसानी से और समय पर कर सके तो उसको हम लोग स्वस्थ कहते हैं। लेकिन जब यही चीज समय पर नहीं कर पाता है या ठीक से नहीं कर पाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीमारियां कहते हैं। मानव के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों को 2 भाग में बांटा गया है। क्या? एक जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज कहने का मतलब यह है कि एक अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक का मतलब होता है यह बाय बर्थ मिलता है, जन्म से। अनुवांशिक का कहने का मतलब जन्म से जो रोग आपके शरीर में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस रोग को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिक रोग कहते हैं। वह रोग जो आपके शरीर में जन्म से ही रहता है तो ऐसे रोगों को क्या कहते हैं? आनुवांशिक रोग कहते हैं, जेनेटिक रोग कहते हैं। ठीक है। अब कुछ रोग ऐसा है जो एक्वायर्ड रोग है, एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं ना। तो एक्वायर्ड डिजीज है क्या? वह रोग जो किसी बाहरी कारक से, खाने के दौरान जीवाणु, विषाणु या माइक्रोब्स के कारण हमारे शरीर के अंदर आता है तो उसको हम लोग अर्जित रोग कहते हैं, उसको एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। तो रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक जेनेटिक डिजीज और एक एक्वायर्ड डिजीज। जेनेटिक डिजीज कहने का मतलब वह रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है, अर्थात जन्म के साथ आपके शरीर में मौजूद रहता है, तो उसको हम लोग कौन से? जेनेटिक डिजीज कहते हैं। ठीक है। अब एक्वायर्ड डिजीज क्या है? वैसे डिजीज जो किसी बाहरी कारकों से संपर्क में आने से या किसी अन्य स्रोत के माध्यम से हमारे शरीर में उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग अर्जित रोग कहते हैं। इस एक्वायर्ड डिजीज को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस। हिंदी में इसे संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग कहते हैं। आज ये समझते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग ऐसे रोग को कहते हैं जो किसी एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में इसका ट्रांसफर हो सकता है, जैसे एक साथ बैठने, उठने, खाने, पीने, सोने, जूठा खाने से इत्यादि से, कपड़े पहनने से एक आदमी से दूसरे आदमी में चला जाता है। तो ऐसे रोगों को क्या कहते हैं? हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है। अब संक्रामक रोग के सबसे बड़ा उदाहरण हम लोगों ने हाल ही फिलहाल में महामारी में देखा है, कोरोना महामारी। कोरोना क्या है? एक संक्रामक रोग है क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए हम लोगों ने एक दूसरे से दूरियां बनाने के लिए कहा गया था। ठीक है। तो संक्रामक रोग क्या है? वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? संक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। अब असंक्रामक रोग क्या है? वैसे रोग जिससे प्रभावित व्यक्ति जो है उसी के अंदर रहता है या किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे?
असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसा कि आपने जानते हैं डायबिटीज, किसी व्यक्ति को अगर शुगर हुआ है आपके घर में या आसपास के लोगों में, तो उसके साथ रहने बैठने बात करने एक साथ खाने पीने से वह बीमारियां आपके अंदर नहीं आएगी। वही बीमारियां कैंसर की है, कैंसर भी जिस व्यक्ति में है उसी में रहेगा, उसके साथ चलने बैठने उठने से आपके पास वह ट्रांसफर नहीं होगी। अब हम लोग जानते हैं जितने भी रोग है ना, जो संक्रामक रोग है वह मुख्य रूप से बैक्टीरियल डिजीज होता है, यानी जीवाणु जनित होता है, जीवाणुओं से फैलता है। वायरस डिजीज होता है, अर्थात विषाणुओं से फैलने वाले रोग होते हैं, या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है जैसे दांत खाज खुजली ये सभी है, या फंगल इन्फेक्शन है। तो कहने का मतलब ये सभी रोग क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे यहाँ पर रोग के आखिरकार कारण क्या है, रोग किस प्रकार से फैलता है। तो सबसे पहला होता है पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक, जो रोगों को क्या करता है, फैलाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं, है ना। जैसे जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, ये सभी क्या है, रोगजन है, रोग का जनक है, यह रोग पैदा करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। दूसरा मैंने लिखा वेक्टर। यह वेक्टर क्या है, तो जैसे जीवाणु, विषाणु जिसके शरीर में होता है, जैसे आपने जानता है मलेरिया, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। तो वो मादा एनोफिलीज किसके शरीर में है, तो मच्छर के शरीर में है। तो वह ऐसा माध्यम जो पैथोजन को कैरी करता है, यानी रोग के जनक जो रोग को फैलाता है उसको लेकर ढोता है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेक्टर, पैथोजन के नाम से जानते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ रही है। अब हम लोग जितनी भी बीमारियां देखेंगे वह सभी बीमारियां कि क्या देखेंगे, सबसे पहले उसका पैथोजन देखेंगे, आखिरकार वो किस कारण से हो रही है। दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे वेक्टर, उसका वेक्टर कौन है, यानी वाहक, उस रोग का वाहक कौन है। तीसरा नंबर उसके सिम्टम्स देखेंगे, सिम्टम्स का मतलब लक्षण, उस बीमारी का आखिरकार लक्षण क्या है। और चौथा नंबर पर हम लोग देखेंगे उससे संबंधित कोई वैक्सीन या उससे संबंधित कोई टेस्ट है, यानी जांच, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में, यानी संक्रामक रोगों के बारे में। और संक्रामक रोग में भी पहला हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोगों के बारे में। ठीक है, तो जैसे जीवाणु की खोज आपने जानते हैं कि जीवाणु की खोज लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया जाता है। क्या किया जाता है, लीवेनहॉक। किसने किया था जीवाणु की खोज, लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, और जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी, जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब जानते हैं कि जीवाणु से आखिरकार कौन कौन से रोग होते हैं। इसमें जो भी रोग पढ़ रहे हैं वह सभी के सभी अर्जित रोग के बारे में पढ़ेंगे। ये नहीं कि जीवाणु से और रोग है उसके बारे में, अगर वह अनुवांशिक हो तो उसके हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो जीवाणु से होने वाले जो रोग है वो टाइफाइड है। जीवाणु से होने वाले रोग क्या है, टाइफाइड है। टाइफाइड को हिंदी में मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में बारी बारी से हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। 2 नंबर मैंने लिखा निमोनिया। क्या है 2 नंबर रोग, क्या है जीवाणु से होने वाले रोग, क्या है, निमोनिया। 3 नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा सिफिलिस जीवाणु जनित रोग है। लेप्रोसी ये कुष्ठ रोग है, इसको हिंदी में कुष्ठ रोग है। ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग क्षय रोग कहते हैं, क्या रोग कहते हैं, इसको हम लोग क्षय रोग कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद है टिटेनस। ठीक है, उसके बाद है कॉलेरा को हम लोग हैजा के नाम से भी जानते हैं। डिप्थीरिया, ये सभी रोग जीवाणुओं से होता है, जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं एवं प्रतियोगिता परीक्षा में ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से रोग जीवाणुओं से होता है, या निम्न में से कौन ऐसे रोग है जो जीवाणु से नहीं होता है। तो इसलिए इन सभी टॉपिक्स को आपको याद रखने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने लिखा है जीवाणुओं से होने वाले रोग का एक ट्रिक भी लिखा हूं मैंने, पंडित का ट्रिक न्यू है। इसमें प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ट से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, क से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया और है से हैजा। आपने समझ ली होगी। फिर से मैं बोलूंगा, प से
प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, क से कुष्ठ रोग और न्यू से निमोनिया, है से हैजा। ये सभी रोग किसके कारण होता है? ये जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। अब हम लोग जानेंगे क्या टाइफाइड के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? टाइफाइड, यानी जिसको हिंदी में हम लोग मियादी बुखार कहते हैं। इस रोग को हम लोग दूसरा नाम एंट्रिक फीवर भी कहते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर में लंबे समय तक बना रहता है। बीमारी फीवर लंबे समय तक रहता है, इस कारण इसको एंट्रिक फीवर कहते हैं, है ना। इसका पैथोजन क्या है? आखिर यह फैलता किस कारण से है? तो यह फैलता है साल्मोनेला टाइफोसी, साल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु है उसी कारण यह क्या होता है? हमारे शरीर में फैलता है। उसके बाद टेस्ट, इसकी जांच के लिए अगर कैसे पता चलेगा? डॉक्टर के पास जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमें टाइफाइड हुआ है? तो उसके लिए डॉक्टर विडाल टेस्ट करता है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं या बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि विडाल टेस्ट किस रोग के इलाज के लिए करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं? तो टाइफाइड की जांच के लिए करते हैं। अब आगे जानेंगे वेक्टर, आखिरकार यह कैसे हमारे शरीर में फैलता है। तो सबसे पहले ये प्रदूषित भोजन, संक्रमित भोजन को खाने से एवं जल को पीने से यह रोग हमारे शरीर में फैलता है। इसका सिम्टम्स क्या है? इसके लक्षण क्या क्या है? तो हमारे जो ऑर्गन है, उस ऑर्गन में जो इंस्टेंटाइन है, यानी इंस्टेंटाइन कहने का मतलब आंत जो है, वो आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। वो अपना प्रॉपर तरीका से कार्य करना बंद कर देती है। इसमें क्या होता है? जब आंत कारण, चूंकि हम लोग जानते हैं कि पाचन में छोटी आंत और बड़ी आंत की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, और ऐसी स्थिति में आंत अगर कार्य न करे तो आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता, यानी पाचन क्रिया अवरुद्ध होने लगता है। जब पाचन क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी तो आपका लूज मोशन होने लगता है, दस्त अधिक होने लगता है, वोमिटिंग होने लगता है, उल्टी आने लगती है। और वोमिटिंग होने से क्या होता है? जल का बाहर हो जाए, डिहाइड्रेशन की भी समस्याएं आ जाएंगी। यानी इसका मुख्य बीमारी का कारण है कि आपके पाचन तंत्र पूरी तरह से क्या होती है? खराब हो जाती है। इस बीमारी को में सबसे प्रमुख है कि यह सस्टेन फीवर, यानी लंबे समय तक यह बीमारी हमारे शरीर में बनी रहती है। इस बीमारी सबसे पहले यह अनुमान माना जाता है कि मैरी मेलोन नाम की एक महिला थी जो किसी दूसरे यहाँ खाना बनाती थी, और उसी में यह सबसे पहले देखा गया था। और ये जब इसको उनके उंगली में बहुत सारे ये साल्मोनेला टाइफी बीमारियां थी, जीवाणु थी, जिसके कारण वो जो खाना बनाई और उस खाने को खाने के बाद 21 लोगों की मौत हो गई थी। तब से यह बीमारी चर्चा में हुई, और इस बीमारी को मैरी मेलोन डिजीज भी कहते हैं। कॉलेरा, जिसे हिंदी में हम लोग हैजा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका पैथोजन क्या है, यानी यह किसके कारण से होता है? तो ये विब्रियो कॉलेरी नाम के एक जीवाणु है, और इसी विब्रियो कॉलेरी नाम के जीवाणु से यह रोग फैलता है, ठीक है। ये किस प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करता है? तो जब हम लोग किसी प्रकार से प्रदूषित भोजन इत्यादि खाते हैं या दूषित जल का सेवन करते हैं, तो इसके कारण से यह रोग हमारे अंदर पैदा होता है। यह मुख्य रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, फ्लड वाले एरिया में यह रोग अधिकांश होता है, क्योंकि उसमें जल में क्या रहता है? अशुद्धियां रहती हैं, ठीक है। इसके सिम्टम्स, यानी इसके लक्षण क्या क्या है? तो ध्यान रखेंगे, इसके लक्षण में डायरिया, यानी काफी अधिक दस्त होने लगेगा, काफी अधिक पेट खराब होने की स्थिति हो जाती है। डिहाइड्रेशन, वो में शरीर से जल का, जब आपके शरीर से दस्त होगा तो पानी निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा। वोमिटिंग होने लगा, वोमिटिंग से भी जल बाहर निकल जाएगी, जितना आप जल लेंगे उससे अधिक जल बाहर निकल जाएंगे। इसके कारण क्या होता है? आपके आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने टाइफाइड पढ़ा, उसमें भी क्या था कि इंटेस्टाइन ही, अर्थात आंत ही प्रभावित हो रहा था, और इसमें भी वही है। लेकिन अंतर यह है कि जो टाइफाइड था उसमें फीवर भी था, और इसमें फीवर नहीं आता है, ठीक है। इससे क्या होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता है, क्योंकि आंत से रिलेटेड है, तो आंत हमारे पाचन में सहयोग करता है। इस प्रकार से हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, और इसके कारण अंत में डेथ हो जाती है। टाइफाइड से तो लोग बच भी जाते हैं, लेकिन इसके कारण काफ़ी अधिक डेथ होती थी। तो इस प्रकार ये जो रोग है, यह मुख्य रूप से दूषित जल
और भोजन के ग्रहण से कारण उत्पन्न होता है। इसके कारण मुख्य रूप से दस्त होती है। अब हम लोग नेक्स्ट बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। कुल इस बीमारी श्रृंखला में हम लोग 40-50 की संख्या में बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट वाइज ये आएगा। अब हम लोग जानेंगे न्यूमोनिया के बारे में। न्यूमोनिया क्या है? ये 2 तरह के जीवाणुओं से फैलता है, एक स्ट्रेप्टोकोकस और दूसरा है डिप्लोकोकस। ये 2 बीमारियां हैं। कौन कौन से? ये 2 जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस, ये 2 जीवाणुओं से यह फैलता है। ठीक है, ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक यानी शिशु अवस्था से लेकर 65 की उम्र तक की बीमारियां काफी अधिक प्रभावित करती है। ठीक है, इसका वाहक क्या है? इस यह रोग हमारे शरीर में प्रभावित कैसे है? तो इसका प्रमुख वाहक क्या है? पानी। जैसा कि पानी के कहने का मतलब हमारे घरों में, आपके घरों में जैसे एसी है, कूलर है, उसमें लंबे समय तक जल का जमाव है, तो उसके कारण ये क्या होती है? ये रोग फैलता है। इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन माने बूंद की तरह। बूंद की तरह मतलब जैसे मान लिए कि कूलर में पानी रखा हुआ है लंबे समय तक, उसमें यह जीवाणु आ गया, तो उसके माध्यम से जब कूलर से जब बूंदे आएंगे, उस बूंद के माध्यम से यह हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। जब हम लोग सांस लेते हैं या मुंह से अथवा नाक से, यह हमारे अंदर चला जाता है। तो इसके कारण होता क्या है? तो इसके कारण तेज ठंड के साथ बुखार आएगा, काफी तेज ठंड लगेगा और उसके साथ क्या आएगा? बुखार आएगा। इससे क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, O2 लेवल आपका क्या होगा? कम होने लगेगा। क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। जैसा कि हम लोगों ने फेफड़ा वाले लंग्स वाले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा कि जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े के अंदर एक अंगूर नुमा संरचनाएं पाया जाता है। दोनों फेफड़ों के अंदर ये गोल गोल ऐसे अंगूर नुमा गुच्छे की तरह संरचनाएं पाया जाता है। इन गुच्छे जो अंगूर नुमा संरचनाएं हैं, उनको हम लोग एल्वोली और हिंदी में उसे कुपिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एल्वोली कुपिका कहते हैं। इसका कार्य क्या था? यह ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता था, यानी ऑक्सीजन का अवशोषण कराने में मदद करता था। ठीक है, जब इसके अंदर यह रोग होता है निमोनिया, तो इस कुपिकाओं में जल भर जाता है, जिसके कारण पूरी तरह से जल भर जाता है तो वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है? आपके नाखून नीले पड़ने लगते हैं, नीले पड़ने लगते हैं, या लिप्स है वो ग्रे या ब्लू कलर की हो जाती है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई आदमी की डेथ होती है तो भी उस स्थिति में भी उसके शरीर नीले पड़ने लगते हैं, है ना। अर्थात इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि यह मुख्य रूप से हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम अर्थात हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। अगर यह समझ में आई है तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर, लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, ताकि इन टॉपिक के बारे में उन लोगों को भी अच्छी तरह से पता हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।